पता है गलती कहाँ होती है? जब हम हिचकिचा जाते हैं, अपने दिल की बात जाहिर करने से कतरा जाते हैं। खासकर अगर आप किसी के लिए फीलिंग्स रखते हैं ना, तो प्लीज इंतजार मत कीजिए, क्योंकि इंतजार के चक्कर में कई बार बहुत देर हो जाती है। अब यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम अनुज को। क्या है ना कि अनुज बीमार है और अनुपमा बड़ी ही शिद्दत से उनकी देखभाल कर रही है। ये सब देखकर दिल की बात जुबां पर आई थी अनुज के, लेकिन रह गई। घर से निकले, पहले मंदिर गए, फिर बरसात में भीगे और अब देखिए फाइनली अनुज और अनुपमा उस जगह आ गए जहां उन्हें पहुंचना था। लेकिन ये क्या, अनुज की तबीयत तो यहाँ पर खराब हो गई है और देखिए कैसे अनुपमा उसकी सेवा कर रही है। अनुपमा जानती है कि अनुज ने उसकी कितनी मदद की है। जब जब अनुपमा मुसीबत में आई है, अनुज ने उसका हाथ थामा है। तो अब जब अनुज को जरूरत है तो वो कैसे साथ न देती। हाँ, उन्होंने कहा मैं तुम्हारी फीलिंग समझती हूँ। जाते ही उन्होंने 2 पराठे बनाए मस्त एकदम आलू गोभी के, मस्त। आपको भी लगेगा ना अनुज सिर्फ खाने की बातें करता है हमेशा। अनुपमा के साथ कुछ ऐसे पल गुजार कर अनुज इमोशनल हो गया। फिर वो अनुपमा से अपनी फीलिंग शेयर करने ही वाला था कि अचानक से आई बोलकर वो रुक गया। मुझे तुमसे कुछ कहना है। आई थिंक इट मस्ट बी द वनराज वाइब। वो जब आंखें मिली तो उसको लगा होगा कि इसको बताना चाहिए। और यहाँ पे तो खाने के लिए तो अनुपमा को ही बोलेगा, तो बोलना चाहता था आई एम हंग्री, तो उसने 3 बार बोला आए आए आए। अनुपमा है कि वो समझती नहीं। अब जब ये दोनों अकेले थे, अनुज के पास पूरा मौका था अनुपमा से ये बताने का कि मैं तुमसे प्यार करता था, प्यार करता हूँ और प्यार करता रहूँगा। लेकिन उस मौके का फायदा अनुज बिल्कुल नहीं उठा पाया। खैर, अब तो ऐसे बहुत मौके मिलेंगे अनुज। आपको अपना दिल पक्का करना है कि आप कब इजहार मोहब्बत अनुपमा से करेंगे। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। पहला हार्ट ब्रेक जब ऐसा लगता है कि दुनिया खत्म हो जाएगी। देखिए, उस वक्त अगर आप देवदास बने ना तो बात समझ आती है, लेकिन हर बार आप देवदास बन जाते हैं। किसकी बात कर रहे हैं भाई? हमारे रुद्राक्ष की। अब देख लीजिए ना, जब जब प्रीशा उनसे दूर होती है वो देवदास मोड में आ जाते हैं। और अभी तो उनको सुनने में आया है कि प्रीशा नहीं रही, ऐसे में देवदास बनना तो लाजमी है ना। प्रीशा का रुद्राक्ष गम में डूबा हुआ है। वो एक बार फिर से शराबी बन गया है। अब क्या करे, बेचारे के साथ हुआ ही कुछ ऐसा है कि उसके पास शराब पीने के अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं बचा है। शराब पीने से उसे लगता है वो अपना गम भुला देगा
अब प्रिशा उसके पास आई तो है, लेकिन ये नहीं पता कि ये रुद्राक्ष का भ्रम है या सच में आई है। अरमान जो इन दोनों का दुश्मन है, उसने तो चाल ही ऐसी चली है कि इस बार उसकी चाल भी कामयाब हो गई है, जिसके चलते रुद्र और प्रिशा एक दूसरे से जुदा हो गए हैं। फिलहाल अभी के लिए रुद्राक्ष का कॉन्सर्ट होने वाला है, लेकिन वो अपने कॉन्सर्ट पर फोकस करे कैसे, क्योंकि उसका पूरा ध्यान तो प्रिशा पर है। प्रिशा यहाँ पर है नहीं, लेकिन उसे नजर आ रही है। अपनी मम्मी जी को भी वो कुछ ऐसा ही कह रहा है। यही थी वो है और यही है, चली गई है प्रिशा। इसका जो है भ्रम इतना स्ट्रॉन्ग है कि उससे वो कन्विंस्ड है कि नहीं प्रिशा है, और मेरे ऊपर भी चिल्ला देता है कि नहीं मम्मा, नहीं माँ, प्रिशा है, आप झूठ बोल रहे हो, या आपको पता नहीं है, आपको वो दिख नहीं रही है, लेकिन मुझे सामने दिख रही है। तो वही बात तो वही होगी, वो अपनी दुनिया में जी रहा है, उसको वो दुनिया रियल लग रही है। अब रुद्र खुराना की ऐसी हालत तो प्रिशा भी नहीं देखना चाहती है, लेकिन कोई नहीं, हम जानते हैं कि ये दूरी कुछ पल की ही है। प्रिशा को जैसे ही पता चलेगा कि सानिया का खून किसने किया है और क्यों करवाया गया है, उसके बाद तो रुद्राक्ष सब ठीक हो जाएगा। अपनी जासूस पत्नी पर इतना तो भरोसा आपको रखना ही होगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। लीजिए, हमारी टेलीविजन की बहू ने आखिरकार रंगे हाथों पकड़ लिया। बोला ना आपको, ये टीवी की बहुओं में इनहेरेंटली 007 वाला इंस्टिंक्ट होता है। वो तो पहचान नहीं पाते विदेशी लोग, नहीं तो आई एम टेलिंग यू, इन्हीं को ले जाएंगे जेम्स बॉन्ड बनने के लिए। बहरहाल सीरियल साथिया में गहना ने रंगे हाथों पकड़ लिया कनक भाभी को, लेकिन प्रॉब्लम नहीं, पॉइंट की बात ये है कि पकड़ भी लिया तो क्या कर लेंगी आप, हमेशा पकड़ लेती हैं, हमेशा आगे बढ़ जाती है कहानी। खुल गई है कनक भाभी और सागर की पोल। वैसे इनकी पोल तो पहले भी बहुत बार खुल चुकी है, उसके बावजूद कोई भी कुछ नहीं कर पाया। तो भाई इस बार गहना तुम क्या कर लोगी? शादी के जोड़े में सजी है गहना, मंडप में उसे 7 फेरे लेने हैं, लेकिन भाई बहू रानी अपना पहला फर्ज निभा रही है। अब जो गहना अपने पति के लिए, परिवार के लिए आतंकवादियों से तक भिड़ गई थी, तो भाई अब कनक भाभी और सागर कौन से खेत की मूली हैं? ये भी तो उसी खेत के हैं जिस खेत के आतंकवादी थे। खैर अब गहना को पता चल गया है कि सागर ही रूप बदलकर उनके घर में रह रहा था, और तो और कनक भाभी को भी अब गहना ब्लैकमेल करेगी, ऐसा गहना का कहना है। जो काम वाली हमारे घर पे नहीं आई है, तो वो काम वाली नहीं हो के वो है सागर, और मुझे पता चल जाता है कैसे ना कैसे कि वो उनको घर में लाने की मदद की है कनक भाभी ने। तो मेरी और कनक भाभी की बातचीत होती है, तो मैं उनको कहती हूँ कि अब आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं आपकी असलियत सबके सामने लाऊंगी। करीब जा रहे हैं, लेकिन टाइम भी वैसे ही बढ़ता जा रहा है, और गहना की शादी और करीब आ रही है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि अनंत नहीं चाहता है कि गहना की शादी जो है। अब ये तो तय है कि गहना की शादी होगी नहीं, और जब अनंत उसके साथ है तो भला अनंत उसकी दूसरी शादी कैसे होने देगा? सागर का स्यापा खत्म होगा और उसके बाद एक होंगे गहना और अनंत। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में लीजिए एक नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है, और अब ये नया अध्याय आज से आपको पर्दे पर भी दिखेगा। यानी कि अभिमन्यु और अक्षरा की कहानी जो है आज से आपको पर्दे पर दिखनी शुरू हो जाएगी, और शुरुआत होगी ऐसी कि बस लड़कियां जो हैं वो दिल थाम कर बैठ जाएंगी। वो क्या है कि हमारे हर्षद चोपड़ा ने इस ओपनिंग सीन के लिए नहीं, लाइफ में वो बहुत फिट हैं, लेकिन हाय ओपनिंग सीन की तो बात ही क्या करें।
हर्षद चोपड़ा, जो अब आपको इस सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिमन्यु बिरला के किरदार में नजर आएंगे। अब इनका किरदार लाखों में एक है, अगर हम ये कहें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। जरा देखिए अपने इस किरदार में किस कदर चमक रहे हैं हर्षद चोपड़ा। अपने फिटनेस पर हर्षद चोपड़ा ने इतना काम किया है कि आपको साफ साफ नजर आएगा कि ये हर स्टंट को आसानी से खेल खेल में कर लेते हैं। बैक फ्लिप मारना हो, डिशुम डिशुम करना हो या कार्टविल करना हो, ये सब इनके लिए चुटकियों का काम है। तो धुलाई कर दी, सिर्फ एक्चुअल से मतलब मैं इसी की बात कर रही थी, धुलाई कर दी, मतलब एकदम टिशुम टिशुम फुल फाइट सीन हुआ है। किसके लिए? अब छोटे पर्दे पर ऐसा एक्टर भला कौन आपको दिखेगा जो खुद ये सब करे। यही वजह थी कि इस सीरियल के लिए हर्षद चोपड़ा को चुना गया। अब हीरो इतना तंदुरुस्त है, फिट है, तो भला उसकी हीरोइन को छेड़ने की गुस्ताखी कौन कर सकता है। अक्षरा के पास आने से पहले ही इन गुंडों की धुलाई कर दी अभिमन्यु ने। वो सारे बदमाश लड़के? वो एक्चुअली शरीफ खानदान से, मैंने प्यार से समझाया। थैंक यू। अब इनकी ये मुलाकात तो इन दोनों को याद रहेगी। अभिमन्यु को अक्षरा इस कदर पसंद आ गई है कि वो तो अब साथ छोड़ना ही नहीं चाहता। देखिए अभी अभी मिला है, दोस्ती भी नहीं हुई और उसे घर छोड़ने की बात कह रहा है। मैं भी साथ ड्रॉप यू अगर वो दोबारा वापस आ गए। क्यों आएंगे? अभी तो हमने कहा कि आप हमको समझा रहे हैं। हाँ समझाया तो है, लेकिन बदमाश है ना। अगर अपनी समझदारी भूल कर आपकी याद आ गई तो सकता दोबारा आ जाए। नहीं आएंगे, मैं चली जाऊंगी। हाँ आप तो चले जाएंगे, लेकिन मुझे ठीक नहीं लगेगा। एक्चुअली रात होने वाली है, मैं भी शरीफ खानदान से, आपको सही सलामत घर पहुंचाना मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब भाई सही तो है, ये मुलाकात हो गई तो अब अगली मुलाकात में प्यार भी तो होना चाहिए। उदयपुर से कैमरामैन सादिक शहजादा के साथ कलीम सलमानी की रिपोर्ट। सोचती हूँ कि बेचारी जो गिरगिट है कितनी बदनाम होती है। आपको किसी को दोगला कहना होता है तो आप कहते हैं गिरगिट की तरह रंग बदलता है, लेकिन जरा सोचिए ये जो कैमोफ्लेजिंग इनका इंस्टिंक्ट होता है, ये जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये एक्चुअली बहुत अच्छी है। भारतीय फौज और फौज वर्ल्ड ओवर इसी कैरेक्टरिस्टिक के बदले बड़ी बड़ी जंगें जीत जाती है। बहरहाल गिरगिट की याद कहाँ से आई? वो क्या है कि ऑल्ट बालाजी पर आने वाला है गिरगिट ये कंटेंट, और इसकी स्टार कास्ट से मिलते हैं और ये गिरगिट वाला खेल खेलते हैं इनके साथ। कब से मेरे अंदर की प्यास तुम्हें ढूंढ रहा था और आज तुम मेरे हाथ में आई हो। धीरे धीरे करके आओ ना, बस तुम्हारे होठ और मेरे होठ, क्या हम एक कर सकते हैं? मैं सिर्फ कैटरीना कैफ के बारे में सोचा था और उनका एड मांजा के साथ। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली दुनिया में कभी कभी कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जो इंसानों को कुछ ऐसा करने पर मजबूर कर देते हैं कि कुछ लोगों की दुनिया ही बदल जाती है
और कुछ ऐसी ही कहानी आज से आप देख सकते हैं ऑल्ट बालाजी पर। और वेब सीरीज गिरगिट के लॉन्च पर जब SBS ओरिजिनल्स पहुंचा तो हुई खूब मस्ती, हुआ खूब धमाल। मेरा ईगो जो ऊपर जाती है और कभी नीचे नहीं आती है। नहीं पता यार, बताओ। डेयर के लिए रेडी। अच्छा मैं आंसर क्या आंसर क्या है? हीलियम बलून। मैम ऐसे में जीत गया क्योंकि मैंने फर्स्ट आंसर दिया, वो भी रियलिटी है। हील बलून भी तो जाता है। तान्या माय नेम। काफी खेली है, काफी खेली है ये। हाँ, चलो चलो। हाँ What is the answer वैसे? हाँ my name. My friends use it more than me. अरे कितना इजी है यार ये कितना इजी है। लंच एंड डिनर। Oh damn, I'm so smart. कुछ नहीं। No. It's T-shirt. No. Wrong. Teapot. Teapot. You do that thing, please. Oh yaar, I was telling you, I'm a little teapot. Oh, full of tea. I hate tea. तोतली आवाज में कोई गाना गाना। तोतला बन। चलो बेटा। ताम तवेले मिले प्याले दोस्त आके मुझे कहे कैसी हो तुम। ये गाना कौन सा है मुझे पता नहीं। My God, what is wrong with your ears? इसके साथ रोमांस कर। जो चीज फिजिकली प्रेजेंट है मैं उससे रोमांस कर सकता हूँ। कब से मेरे अंदर की प्यास तुम्हें ढूंढ रहा था और आज तुम मेरे हाथ में आई हो। क्या मैं तुम्हें धीरे धीरे करके अपने कोमल हाथों से, अपनी स्क्वायर फिंगर से खोल के एक एक घूंट करके पी सकता हूँ। आओ ना, बस तुम्हारे होठ और मेरे होठ क्या हम एक कर सकते हैं? Not an act promotion. Not Martha. मैं सिर्फ कैटरीना कैफ के बारे में सुना था और उनका एड माजा के साथ। बहुत अच्छा लगा ये सेगमेंट आपके साथ खेल के। आप लोगों को कैसा लगा SBS ओरिजिनल्स के साथ ये सेगमेंट खेलकर? बहुत बेस्ट। बेस्ट। मैम honestly like after this entire day like finally we are charged up, so thank you. पर क्रिकेट प्लीज देखिए क्योंकि हमने बहुत प्यार से ये सीरीज बनाई है। ये प्यार के बारे में ही सीरीज है कि हम कितनी मतलब लॉयल्टी और कितनी लॉयल्टी नहीं होते, क्या होता है पैशन से, सबसे प्यार। सो अपनी एक्स वाइफ से प्यार। हाँ, सारा बहुत सारा प्यार कूट कूट के भरा है गिरगिट में और इट्स अ थ्रिलर व्हिच यू हैव नेवर सीन बिफोर, सो प्लीज वॉच इट। मुंबई से मेघा थदानी के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। देखिए, सरदार उद्धम जिसने देखी पसंद खूब आई और हम सब की उम्मीदें थी और फिंगर्स क्रॉस थी कि सरदार उद्धम जो है वो इंडिया की एंट्री रहे ऑस्कर्स में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाया। और ऐसे में विकी कौशल और सुजीत सरकार का क्या कहना है, आइए उनसे मिलकर जानते हैं। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन ही बनता है सुजीत दा आपको और विकी फॉर यू। किस तरह की कंग्रेचुलेटरी मैसेजेस जो बहुत ही खास है और बहुत ही स्पेशल है आपके लिए? मेरे लिए पहले तो
जब मैं ये देखता हूँ कि लोग जब बात करते हैं और वो फिल्म को, वो चाहे वो ट्वीट हो या एक मैसेज हो या किसी भी तरीके से सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं, व्हेन दे स्पीक कि यार हाँ, ये फिल्म देख के हमें रियलाइज हुआ कि किस तरीके की सैक्रिफाइसेस गई हैं हमें हमारे देश की आज़ादी के लिए। आज हम कितने लकी हैं, हम एक फ्री देश में बैठे हुए हैं, हम कितने प्रिविलेज्ड हैं, हम एक फ्री देश में बैठे हुए हैं। आई थिंक वो जब एक रिव्यू आता है, दैट इज द फर्स्ट रिव्यू दैट कम्स, वो मुझे बहुत स्पेशल लगता है। मुझे लगता है कि जो एक फिल्म की इंटेग्रिटी थी, जो फिल्म का सोल था, वो लैंड किया है। तो वो मुझे वो पढ़कर मुझे बहुत खुशी होती है कि लोग सिर्फ ये नहीं बोल रहे कि अच्छी लगी, बुरी लगी, ये लगी, वो लगी। दे आर टॉकिंग अबाउट व्हाट दे गॉट आउट ऑफ द फिल्म, जो इम्पैक्ट था, और वो जानकर हमें बहुत खुशी होती है। सुजीता, आपसे पूछना चाह रही थी कि आपके लिए किसकी कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज मायने रखती है? मतलब मायने तो सभी इस तरह के अगर सराहना की जाए आपके काम की, तो सभी मैसेजेस मायने रखती है, मगर वो एक मैसेज जो मतलब जिसके लिए आप वेट कर रहे थे कि ये मैसेज आ गया तो आई हैव डन इट। वो एक है मेरे दोस्त जिनको मैं मेजरमेंट मानता हूं कि मेरे फिल्म के लिए, उनको फिल्म पसंद नहीं आई, तो मुझे समझ में आ गया कि मतलब फिल्म ठीक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग साइड है इस सब का। विकी, आपके लिए? मेरे लिए एक्चुअली सभी का ऐसा कुछ एक नहीं है, पर सभी के कलेक्टिवली, जैसे मेरे फैमिली ने देखी, उनके लिए ऑफ कोर्स वो तो पंजाब से हैं, उन्होंने तो अपने माँ बाप से ये कहानियां सुनी थी, उन्होंने वही कहानियां मुझे पास ऑन की, और फिर उन कहानियों में उन्होंने अपने बेटे को देखा कि एक शहीद उधम सिंह जैसा किरदार निभाने के लिए, तो उनके लिए वो फिल्म बहुत स्पेशल थी। तो उनका जो एक फीडबैक था, कैमरा और उसके बाद में मतलब लोगों का भी इन जनरल सभी का, तो एक कलेक्टिवली बहुत स्पेशल था। मिस्टर बच्चन ने ना इंडस्ट्री में एक बेंचमार्क सेट कर दिया। जब किसी का मतलब काम उनको बहुत मूव करता है तो वो डेफिनेटली एक नोट लिख के भेजते हैं। सुजीत दा को तो इससे पहले आई एम श्योर मिल चुके हैं उनकी तरफ से नोट। विकी, आर यू वेटिंग और इट्स लाइक ऑन इट्स वे? पता नहीं, मुझे पता नहीं एक्चुअली सर ने देखी है या नहीं देखी है, मुझे पता नहीं। अभिषेक ने देखी है, मुझे पता है, क्योंकि अभिषेक का फोन आया था, बट मुझे पता नहीं है सर ने देखी है या नहीं देखी है। बट हाँ, मेरे लिए भी वो जो एक उनका आता है टोकन, वो मेरे लिए सारे अवार्ड से ऊपर होता है। उसको मैं बहुत चेरिश करता हूँ, उनके खत को। सुजीता, हमने जलियांवाला बाग वाला जो किस्सा है वो हमने बहुत बारी देखा है, बहुत ही अलग अलग तरीकों से देखा है, बट मैं एज एन ऑडियंस जब देख रही थी, हमने बाहर से देखा है कि इस दीवार पे ऐसा हुआ, फिर गोलियां चली और ये वो। इसमें मुझे ऐसा फील हुआ कि आई कुड फील दैट इमोशन इनसाइड। जो लोग वहां पड़े हुए थे वो मतलब मुझे मूव कर गया। आप लोग जब शूट कर रहे थे, आई एम श्योर वो एक बहुत ही वो टाइम जब आपने वो शूट किया होगा, वो एक आप उसको किस तरह से देख रहे थे? क्योंकि टेलीविजन पर या पर्दे पर आप इस तरह की चीज दिखाएं, लोग किस तरह से लेंगे पता नहीं है। तो आप जब वो कर रहे थे एज एन एक्टर डायरेक्टर, तो ऑब्वियसली इट्स अ चैलेंजिंग थिंग, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, बट ये डर भी होगा कि दर्शक इतना ब्लड कैसे देख पाएंगे स्क्रीन पर। बट दैट्स द रियलिटी, आई गेस। यस, वो तो सोच था ही, क्योंकि वो एक पॉइंट पे कि जिस तरह से बॉडी पार्ट्स मतलब टूटे हुए थे, पूरा पेट से पित्त निकला हुआ था, और ऑल दैट, सो वो तो एक सोच था, वो तो एक एप्रीहेंसिव था कि मतलब इतना ब्लड, इतना डिटेल में, जिसको हम गोरी कहते हैं, लेकिन मैंने गोरी करने की कोशिश तो नहीं की थी, मतलब ये एक्चुअली था। मैंने कभी उस पे वो नहीं किया कि ये गोरी है तो इसमें होना चाहिए, बट इट जस्ट आइडिया था कि उस दर्द को अगर कैप्चर कर लें, उस दर्द को कैप्चर करना बहुत जरूरी था।
सो उस वजह से बहुत दिक्कत तो होती थी और सोच भी होता था कि कैसे करेंगे। और रोज हम जाते थे सेट पे, करते भी थे। कुछ लोग मुझे पूछते थे कि मतलब सुजीता इतना कर क्या रहे हैं ये इन्वॉल्व। मेरे को ही मालूम होता था थोड़ा, और विक्ता को मालूम होता था। फिर विकी को बोलता था आज विकी बोलता था क्या करना है, तो मैं बोलता था कि ओके आज यहाँ से बॉडीज उठाना है। तो अगले दिन आते थे आज यहाँ से, आज वहां से बॉडी उठाना है। so ऐसा चलता रहा बेसिकली। But hats off to both of you. मतलब you actually felt कि जलियांवाला बाग जब हुआ होगा उसके बाद माहौल कैसा होगा। विकी, ये वाला जो मतलब इस तरह का इमोशन एक बहुत टैक्सिंग होता है, एंड यू हैव टू एक्चुअली लिव दैट कैरेक्टर एंड यू हैव टू फील ऑल ऑफ दैट। आई मीन कैसा, आई अंडरस्टैंड कि बहुत ही बड़ा अजीब सा मोमेंट रहा होगा, बट उस पे कॉन्सेंट्रेट करते हुए व्हाट वर द इमोशंस गोइंग इन योर माइंड एट दैट टाइम? विभा जी, अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ, I think I as a person and as an actor, and I can say that for every technician also, that we must have been in some sort of a trance when we were shooting that portion. कि हम बस उस ट्रांस में शूट कर रहे थे। वो जो इमोशन था, वो जो फिजिकलिटी थी, वो जो फिजिकल मेहनत थी, वो एक जिस तरीके से, जिस रियलिज्म से सुजीता उसे एग्जीक्यूट कर रहे थे, वो हमारे लिए करते करते एक ऐसा ट्रांस बन गया कि हम सिर्फ उसमें बह रहे थे। वो जो इमोशन आ रहे थे, वो जो जैसे सुजीता ने बोला कि अच्छा अभी यहाँ से कवर करना है, यहाँ से उठा लो, यहाँ से फिर ये कर लो। जैसे कई बार होता था कि 10 में से 7 दफा सबको बोला गया था जो एक्टर्स नीचे लेटे हुए थे कि मैं आऊंगा और मैं जिसके हाथ पैर हिलता हुआ देखूंगा, आई विल कंसिडर देम एज इंजर्ड एंड मैं उठा लूंगा। तो 10 में से शायद 3 लोग ही असाइंड होते थे कि प्रॉपर्ली जिसको हम कोरियोग्राफ करके शूट करते थे कि अच्छा ये ऐसा होगा, बट अदरवाइज मैं जिसे देखता था उन्हें उठा लेता था। उनके लिए भी सरप्राइज होता था कि अच्छा हम उठ रहे हैं और कैसे उठाना है, वो कुछ रिहर्स नहीं होता था। वो कभी किसी को खींचना होता था, कभी किसी को कंधे पर उठाना होता था, कभी किसी को उठाते वक्त पता लगता था कि ये वजन मैं शायद नहीं कैरी कर सकता हूँ, फिर मैं गिर जाता था, फिर उठता था। तो ये सारी चीजें कोई भी कोरियोग्राफ नहीं थी, ना प्लान थी, वो जैसे होती गई। वो एक 3 कैमरा सेटअप था जो उसमें मुझे नहीं पता होता था कैमरा कहाँ लगा हुआ है, कौन से में क्लोजअप लगा हुआ है, किस में वाइड शूट है, कुछ पता नहीं होता था। मुझे सिर्फ ये पता होता था कि ये मेरी ये एरिया है और यहाँ से मुझे इंजर्ड बॉडीज को उठा के लेकर जाना है। कुछ कुछ मोमेंट्स वहां पे इतने ऑर्गेनिकली हो रहे थे, जैसे वो जो बच्ची का एक था कि वो मैं बच्ची से पूछता हूँ ये तुम्हारी माँ है, एंड दैट ब्रेकडाउन हैपेंड। फिर बच्ची को भी जब उठाया, बच्ची ने मुझे गले लगाया, वो प्लान नहीं था, वो किसी ने बच्ची को कहा नहीं था ये करना है। वो कहीं ना कहीं शायद एक एनर्जी क्रिएट वहां हो गई थी जो अपने आप मुझसे चीजें करवा रही थी, बच्चों से चीजें करवा रही थी, एंड वो हम शूट करते गए। वो कहीं ना कहीं वो हम कहते हैं कि वहाँ वो सरस्वती जी बैठी होती है, या शायद हमारे परदादाओं के आशीर्वाद था वहां पे, या क्या था पता नहीं, एक ऑनेस्टी, एक वो कुछ क्रिएट हो गई थी और कहीं ना कहीं वो शूट होता चला गया और वो एनर्जी क्रिएट हो गई। हाँ, बतौर एज एन एक्टर आप एक कॉन्शियस होते हो कि अच्छा ये एक कैरेक्टर है, ये उसकी दुनिया है, ये ऐसा कुछ फील कर सकता है, तो आप वो भी चीजें उसमें ऐड होती है। बट कहीं ना कहीं हम सबने उस माहौल में अपने आप को सरेंडर कर दिया था और कुछ ना कुछ एक उस रियलिज्म के साथ आता चला गया जो हमने पर्दे पर बाद में देखा। कितना टाइम लगा उस सब चीज, उस माहौल से, उस सब चीज से उभरने के लिए? बिकॉज ऑब्वियसली थोड़ी देर तक तो वो आपके साथ रहेगा इन सब पहले तो ये सवाल कि कितना टाइम लगा उससे बाहर निकलने के लिए, और फिर दूसरा व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन, माय गॉड, इधर एक्टर, इधर 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 इधर, एंड यू हैव सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ विकीज, एंड एवरी लाइक एक ही धागे में वो सब अलग अलग तरह से दिख रहे हैं, और वो सब व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन, ये जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और कितना टाइम लगा इससे बाहर निकलने के लिए? विभा जी, मेरे लिए जो मैंने एज अ क्रिएटिव पर्सन एक मार्क बनाया था अपने जहन में एज एन एक्टर, एक डिमार्केशन, वो ये था कि जब वो 40 साल का उधम है, एवरीथिंग दैट ही इज फीलिंग, द एक्सप्रेशन ऑफ इट विल बी वेरी इंटरनल। वो मैं इंटरनली फील करूंगा और जितना एक्सप्रेस हुआ, जितना पहुंचा, मैं उस पर फोकस करूंगा। मैं
ये कोशिश नहीं करूंगा कि मेरे एक्सप्रेशन वहां तक पहुंचने चाहिए, मेरी फीलिंग्स पहुंचनी चाहिए, मैं फील करूंगा एंड आई विल लेट द स्टोरी, वो एक्सप्रेशन जो है वो स्टोरी पहुंचा देगी ऑडियंस तक। जब आई वो 19 साल के पोर्शन की बात, वो जो मैंने 2 क्लियर मार्कर्स थे मेरे जहन में, वो ये थे कि एक प्योर हार्ट, मुझे उसको एक वेरी इनोसेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं उतना दर्द, उतना गुस्सा, उतना पेन एक इनोसेंट सोल ही फील कर सकता है, एक प्योर हार्टेड पर्सन ही फील कर सकता है। तो कहीं ना कहीं अपने जहन में मैं वो प्योरिटी ढूंढ रहा था। और दूसरा एक मैंने पॉइंट जो अपने आप के लिए रखा था वो ये था कि जो एक्सप्रेशन होगा वो मैं फिजिकल तौर पे एक्सप्रेस करूंगा फॉर द 19-year-old। मैंने कहीं ये नहीं सोचा था टेक्निकली या मैथमेटिकली कि अच्छा इतने हाथ हिलने चाहिए, ऐसा बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, और फिर उसकी कंसिस्टेंसी कैसे फॉलो करूंगा। मैंने सिर्फ इतना सोचा था कि यार दिल बहुत साफ होना चाहिए और जो भी मैं एक्सप्रेस करूं वो फिजिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करूं। एंड इतना ही मैंने पॉइंट रखा था। वो कहीं ना कहीं, ये 2 पॉइंट जो मैंने रखे थे वो कहीं ना कहीं कंसिस्टेंटली मैं फॉलो करने की कोशिश कर रहा था कि उसकी इनोसेंस कैसे वो आती जाए। तो यही पॉइंटर थे, बाकी ज्यादा मैथमेटिकली मैंने सोचा नहीं था। सुजीता, अभी कुछ दिन पहले ऑस्कर्स की बात चली और हम लोग बहुत खुशी से ये हो रहे थे, एंड देन केम द बमा कि मतलब किस वजह से ऐसा, मतलब ऑस्कर के जो यहाँ से नॉमिनेशंस जाने वाली थी वहां से बाहर होगी, और बहुत एक सिली रीजन की वजह से। आप मतलब इतने सालों के बाद, आजादी के बाद भी ये थॉट प्रोसेस, मतलब हाउ डिड यू रिएक्ट टू दिस न्यूज? मेरे लिए कुछ मतलब इट्स वेरी नॉर्मल, आई थिंक। बिल्कुल ज्यूरी का ऐसा सिलेक्शन जो वो करते हैं उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। एंड ज्यूरी हेड भी जो थे वो शाहजी करुण थे, बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं और फिल्म मेकर भी हैं वो तो। सो आई थिंक जिस फिल्म को उन्होंने सिलेक्ट भी किया है विच इज रियली अ गुड चॉइस, मैं कहूँगा। वो तमिल फिल्म के बारे में मैंने सबको बोला है कि मैं जानता हूँ, एंड मैं चाहता हूँ कि वो फिल्म एकदम ऑस्कर में बहुत अच्छा करे। और बाकी जो आपने ओपिनियन की बात की वो तो पर्सनल ओपिनियन है, वो कुछ भी, कोई किसी का कुछ भी ओपिनियन हो सकता है, और हमको उसको मतलब बिल्कुल रेस्पेक्ट करना चाहिए। बट डू यू फील, मतलब फिल्मों में तो फिल्म की आर्ट की ये होनी चाहिए, मतलब इस तरह की बातें बुरा तो देखिए वो देखिए कुछ जूरी समझदार होती है और जूरी कुछ समझ के ही एक जूरी को बनाया जाता है, यू नो। तो ये 15 लोगों की जूरी है, सो कुछ उन्होंने कुछ, और वो भी बहुत अच्छे और समझदार लोग ही हैं वो भी, तो उन्होंने कुछ सोच समझ के ही डिसीजन लिया होगा। एंड मुझे लगता है उस पर बिल्कुल हमको क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। आजकल मतलब बड़ा मिक्स्ड माहौल है, सब लोग कहते हैं कि हिस्ट्री को अलग तरह से प्रेजेंट करते हैं, अलग तरह से हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ के, या कहीं हिस्ट्री को अलग अलग डिमेंशंस दिए जाते हैं और ये सब। आपको लगता है क्या कि दिस इज द टाइम व्हेन वी नीड टू नो द मोस्ट अबाउट आवर हिस्ट्री एंड द राइट थिंग्स अबाउट आवर हिस्ट्री? पहला सवाल ये कि हिस्ट्री के साथ कितना हमारे को बहुत ही केयरफुल रहना होता है, क्योंकि ये सिर्फ एक जनरेशन के लिए नहीं है, काफी जनरेशंस के लिए पास ऑन होती हैं चीजें। दूसरी चीज ये, हमारी जनरेशन में क्या हीरोज की कमी है? मतलब आजकल अगर अभी इस वाले दौरान में अगर आप देखें तो बहुत कम लोग होंगे ऐसे जो यंग जनरेशन को इंस्पायर करते होंगे और जिनके लोग देखते होंगे कि मुझे ऐसा बनना है। अब जैसे उद्धम का ही कैरेक्टर है, ही वाज इंस्पायर्ड बाय भगत सिंह। सो आई थिंक कि ये सब चीजें आप फील करते हैं एज अ फिल्म मेकर, एज एन एक्टर? हिस्ट्री का रिप्रेजेंटेशन तो सही होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है एकदम, और करेक्ट होना चाहिए। मुझे लगता है जो इंडियन हिस्ट्री का जो पार्ट है वो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मालूम है। हमको शायद तब भी यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ाया जाता है, हम जानते हैं, यू नो। हमको शायद अमेरिकन हिस्ट्री कहीं हम जानते हैं, लेकिन इंडियन हिस्ट्री जो है हमारे इधर का, ये इवन ग्लोबल में भी नहीं जानता कोई। हिंदुस्तान में भी तो जानते नहीं है बहुत सारे लोग, और इवन ग्लोबल प्लेटफॉर्म में भी लोग नहीं जानते हैं। तो ये सब, जैसे कई लोगों को फिल्म समझने के लिए इसलिए भी दिक्कत होगा क्योंकि वो हमारी हिस्ट्री जानते ही नहीं है। अगर आप भगत सिंह को नहीं जानेंगे तो ये फिल्म आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, यू नो। क्योंकि मैंने वो
लीप लिया है सोच के कि मतलब मैं सोचता हूँ कि हमारे लोग भगत सिंह को जानते होंगे, यू नो, तो वो मैंने लीप ऑफ फेथ लिया है। लेकिन जो भगत सिंह को जानता ही नहीं है उसके लिए शायद ये फिल्म का बैकड्रॉप समझना मुश्किल होगा थोड़ा सा। रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा हो जाती है एज अ फिल्म मेकर। यस, हो तो जाती है बिल्कुल, लेकिन कुछ चीजें तो मैं ग्रांटेड ले लेता हूँ कि शायद ऑडियंस जानती है, तो उसको मैं समझदार, मैं कहीं ट्यूटोरियल क्लास तो नहीं होता ये। और जो नहीं जानती वो शायद फिल्म देखने के बाद किताबें खोल के पढ़ लेंगे और जान लेंगे। सो आई थिंक, देखिए मुझे लगता है हीरो की जरूरत नहीं है। आई थिंक जैसे विकी ने कहा ना कि हम लोग सब हर में सब में एक उधम होना चाहिए, हम सब में एक उधम होना चाहिए। सो कॉमन एक ऑर्डिनरी आदमी होना चाहिए। मुझे लगता है हीरो से भी ज्यादा आई थिंक हमको हम सब ऑर्डिनरी जो भी कॉमन लोग हैं, हमको हमारी एक बेसिक सोच होनी चाहिए, जो एक बेसिक समानता की जो हमारी आइडियोलॉजी है वो जरूर होनी चाहिए, जिससे जो है पूरा सोसाइटी में एक इम्पैक्ट हो और सोसाइटी की एक बैलेंसिंग हो जाए, क्योंकि अभी बैलेंस तो है नहीं सोसाइटी। तो आई थिंक वो बैलेंसिंग होना बहुत जरूरी है, और वो एक्सपीरियंस से, सोच समझ से, आप कितने बोध हैं आप में, आपके कितने विजडम है, और ये सब चीजें एक्सपीरियंस से, पढ़ के, जान के, सुन के यहाँ से आता है। तो इसलिए आपका राइट है कि हिस्ट्री हमारी जरूर पढ़ी होनी चाहिए और जानना चाहिए लोगों को। ओके, एनीवेज थैंक यू सो मच सुजीता। आप और विकी, आपसे मैं पर्सनली बॉम्बे आके मिलूंगी, एंड I want to say thank you so much from all these people, all of us who've seen this film and actually felt that moment, and thank you for doing that for us. ओए होए होए, ओए होए होए। ये सुनने के बाद आपको ससुराल गेंदा फूल मन में जरूर आता होगा, तो आपके मन की इच्छा पूरी हो रही है, क्योंकि ससुराल गेंदा फूल इस सीरियल का दूसरा सीजन आने वाला है। हाँ, जरा देखिए कैसी है शुरुआत। ससुराल गेंदा फूल ईशान और सुहाना की कहानी। ये कहानी तो भला कभी कोई भुलाए भी नहीं भूल सकता है, तभी तो फैंस की भारी डिमांड पर ससुराल गेंदा फूल का सेकेंड सीजन आने को है। प्रोडक्शन हाउस भी वही है, सितारे भी वही हैं, और मौका देखिए भूमि पूजन का है। अब नई शुरुआत है, नया सेट है, तो भाई भूमि पूजन से ही इसका आगाज होना चाहिए। ईशान तो वही है, बट सिचुएशन बदली है, बाकी सारे किरदार भी वही है, अगेन सिचुएशन बदली है। बहुत खुश हैं कि वापस आ रहे हैं सीज़न 2 के साथ, क्योंकि एक ऐसा शो है जो अब तक लोगों को याद है, अब तक लोगों के मैसेज आते हैं कि इसका सीज़न 2 लेके आइए आप। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट इट इज़ कमिंग बैक। सब कुछ वही है, लेकिन हाँ, इस सीरियल की जान है ना, वो बदल चुकी है। अब इस शो में आपको नई सुहाना देखने मिलेगी। शगुन शर्मा इसमें सुहाना का किरदार निभाएंगी। ईशान का कहना है कि ये तो वही भोले भाले ईशान रहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर सुप्रिया पिलगांवकर भी तो नजर नहीं आ रही है, तो आपको बता दें सुप्रिया पिलगांवकर भी इस शो का हिस्सा रहेंगी। ईशान की लाइफ में जो कुछ हुआ है, जो उसकी जर्नी रही है, जब हम लास्ट आए थे और अब में, वो जो 8-9 साल का जो है, जो इसकी लाइफ में जो गुजरा है, व्हाट ऑल ही इज गॉन थ्रू, वो जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है। अब फैंस तो बहुत खुश होंगे, क्योंकि वो जो चाहते थे अब वैसा होने वाला है। बस कुछ ही दिनों का इंतजार है, उसके बाद नई सुहाना के साथ आपको ईशान की लव स्टोरी देखने मिलेगी। मुंबई से कैमरामैन प्रथमेश के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
ऐसे ही नहीं होती सीरियल की बहुएं सर्वगुण संपन्न। जी हाँ, हर काम जो है ना ये चुटकी बजाते ही बहुत ही प्रोफेशनली करती हैं। कहने को ये हाउसवाइफ होती हैं, लेकिन अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स को ये पिछाड़ सकती हैं। अब हमारी प्रीता बहू को ही देख लीजिए। अब टीवी की बहुएं जो हैं वो A1 जासूस होती हैं, ये भी है, आप जानते हैं भैया। जासूस होने के साथ साथ ये वकालत भी कमाल की करती हैं। अब इनको तो वकील भी हायर करने की जरूरत नहीं है, टेक्निकली करना भी नहीं चाहिए, पैसे बचेंगे। सारी वकालत तो आप ही कर रही हैं। ये वीडियो मॉक एकदम ऑथेंटिक, और इसमें आप साफ देख सकते हैं संदीप खन्ना चल रहे हैं, उनको कोई चोट नहीं लगी, उनके चेहरे पर कोई पट्टी नहीं। तो नहीं कि जो वीडियो को देखकर बता सके कि वीडियो में वो संदीप। अगर आपको लगता है कि मैं ये साबित नहीं कर पा रही कि संदीप खन्ना चल सकते हैं, तो आप ही साबित कर दीजिए कि वो नहीं चल सकते। कुंडली भाग्य में भी शुरू हो गया है कोर्ट रूम ड्रामा। ऋषभ को किसी भी वक्त सजा सुनाई जा सकती है, लेकिन भाई प्रीता के रहते फिलहाल तो ये मुश्किल है। माना कि लूथरा परिवार ने बड़े से बड़ा वकील किया हो, लेकिन प्रीता के सामने सारे वकील फेल हैं। और देखिए ये बात साबित कर दी प्रीता ने। जब वो कटघरे में आई तो उसने कुछ दलीलें ही ऐसे दी कि वकील साहब की बोलती बंद हो गई। आपने लास्ट टाइम में कहा था कि संदीप खन्ना को इतनी गहरी चोट आई कि वो चल भी नहीं पा रहे और शायद कभी अपनी पूरी जिंदगी नहीं चलना। राइट, एब्सोल्युटली रॉन्ग। संदीप खन्ना अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, खा सकते हैं, बात कर सकते हैं, हर वो चीज कर सकते हैं जो एक नॉर्मल इंसान कर सकता है। क्यों ये क्लेम किया गया, क्यों ये दावा किया गया, क्यों ये इल्जाम लगाया गया कि उनकी जान का हमला हुआ? अब वकील साहब आपकी जबान तो लड़खड़ाएगी, क्योंकि आपका क्लाइंट है ना संदीप खन्ना, वो तो फेक है। क्या सबूत है कि ये वीडियो ऑथेंटिक है? कैसे पता चलेगा कि ये मेरे क्लाइंट है? ऋषभ से एक्सीडेंट तो हुआ है, लेकिन उस एक्सीडेंट में किसी को भी नुकसान नहीं हुआ है। आप कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन टीवी की बहू रानी, जो कि वकील से बिल्कुल कम नहीं होती है, वो आपके केस को रफा दफा चुटकी बजाकर कर देगी। जज साहब भी इस बात को जानते हैं, क्योंकि इन्हें भी तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। आपके सबूत की जांच की जाएगी, इसे फॉरेंसिक लैब में भेजा जाएगा और ये पता लगाया जाएगा कि ये वाकई ऑथेंटिक है। केस के चलते बीच बीच में थोड़ी सी कॉमेडी भी हो रही थी। ऑलरेडी इतने पैर पर चल के फिलहाल संदीप खन्ना कोर्ट में हाजिर हुआ नहीं है, इसीलिए जज साहब ने फैसला आज सुनाया नहीं। खन्ना आज इस कोर्ट में आने वाले थे, आपकी तरफ से विक्टिम बन के, इनकी तरफ से गवाह बन गए, जो आज कोर्ट में नहीं आया, इसलिए कोर्ट आज कोई फैसला नहीं ले सकती। अब जज साहब फैसला आप क्या सुनाएंगे? यहाँ पर तो कल भी प्रीता ही आएगी और देखना कैसे दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।